बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लीडर कॉर्नर के साथ आपका मेज़बान असद शहजाद। अमेरिका इसराइल ईरान पर हमला और पूरी दुनिया के माशी बैंकर्स बदहाली का शिकार हो गए। क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है? इस सिलसिले में आज हमारे मेहमान हैं चौधरी अमजद, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पिछले 6 अशरों से वो ट्रेड बॉडी के साथ 5-6 अशरों से वो ट्रेड बॉडी के साथ मुंसलिक हैं और लीडरशिप कर रहे हैं। और उनसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि ताजर आज भी 4 अशरों से बिक रहा है। 6 ट्रेड बॉडीज़ होने के बावजूद, इलेक्शन होने के बावजूद, बहुत कुछ होने के बावजूद ताजर बिल्कुल उसी जगह फंसा हुआ है जिस तरह वो पहले से फंसा हुआ। कोई भी उसका मसला हल नहीं हो पा रहा। दूसरा जो अहम इशू गुज़श्ता दिनों जो मार्केट में से ये पता चला है कि कोई भी ट्रेडर, जितनी भी ट्रेड बॉडीज़ हैं, किसी ट्रेड बॉडीज़ के पास मंशूर नहीं है और बग़ैर मंशूर का इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद ना वादे, ना उसके बाद ना उन पे अमल हो पाता है। अस्सलाम वालेकुम चर सर। जी वालेकुम। जैसे पहला सवाल तो ये जानना चाहूँगा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और इसके बाद माशी सूरत जो है वो पूरी दुनिया तबाही की लपेट में आ गई है और पाकिस्तान ऑलरेडी एक बार माशी बहरान में फंसा हुआ था। बल्कि हम ये कह सकते हैं अभी तक वो जहाज़ नहीं चढ़ा जिसमें हुकूमत दावे कर रही थी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया असद साहब। बात यह है कि जब दुनिया में कोई अपने आप को फ़िरौन समझना शुरू हो जाए तो फिर मुआशरे के साथ ऐसा ही होता है। अमेरिका और इसराइल अपने आप को फ़िरौन समझ रहे हैं और ये वो काम किया उन्होंने जो कि नहीं होना चाहिए था कि भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात के दौरान आप जब नज़दीक पहुंच गया मुज़ाकरात फाइनल होने के तो आपने अटैक कर दिया। और अटैक भी अवाम पे किया जा रहा है, नहाते लोगों पे किया जा रहा है। जो उनकी क़यादत को मारा गया वो भी वर्ल्ड कानून से हट के बात की गई। ठीक, वो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल हालात जो इस वक्त हैं वो काफ़ी गमगीन है क्योंकि ईरान उन कौमों में से कौम है जो हथियार फेंकने वाली नहीं है। ठीक। पिछले 30-35-40 साल से उन पर पाबंदियां चली आ रही हैं और उन्होंने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। जो मर्जी हो गया उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ा। अपनी मुआशरत उन्होंने तबाह कर ली, अपने मामलात ख़त्म कर लिए, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे अड़े हुए थे। अब तो उनका रूहानी पेशवा मार दिया आपने। जी बिल्कुल। रात में ईरान का बयान सुन रहा था कि जी हमने तो तवील जंग की तैयारी की हुई है। अगर ये जंग उधर से अमेरिका भी ये कह रहा है कि जी 3-4 हफ्ते ये जंग जा सकती है, रुक जा सकते हैं। अगर ये जंग तवील पकड़ती है तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए महंगाई का एक ऐसा दौर आएगा कि जो ना कोरोना में आया था और ना ही बाकी आया था। मजीद तबाही होगी। आप देखें ना, पेट्रोल से शुरू होगा ना काम, वो शुरू हो गया। पाकिस्तान में 8 रुपये कर दिए, 8 बढ़ा दिया ना। पेट्रोल बढ़ेगा तो दुनिया की हर चीज बढ़ेगी। वो लिंक है पेट्रोल के साथ। पेट्रोल के साथ लिंक है। ठीक है। कोई भी चीज लिंक ना हो तो ट्रांसपोर्ट तो है ना, ट्रांसपोर्ट तो हर चीज में ट्रांसपोर्ट होना ही होना है। बिल्कुल है। तो हर चीज पेट्रोल के साथ लिंक है। ये बढ़ता जाएगा और महंगाई जो है वो तूफान उठाती जाएगी। ठीक है। ईरान ने मारे हैं, सऊदी अरब भी मिसाइल मारे हैं, ड्रोन भी भेजे हैं, बहरीन भी, कतर भी, दुबई भी, अबू धाबी भी। इस्लामी मुल्कों को ये चाहिए कि ईरान के ख़िलाफ़ होने की बजाय
सारे इकट्ठे होकर अमेरिका पे, इसराइल पे प्रेशर करें कि इस जंग को बंद किया जाए, इस जंग को रोका जाए। अपना हम जैसे अभी सवाल ये उठ रहा है कि करबला की बड़ी याद आ रही है, वो भी तन्हाई थी, आज ईरान भी तन्हा है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। इवन सबसे बड़ी तंजीम OIC भी जो खामोश है, इसका मतलब है कि मुस्लिम बिखर चुके हैं। ये अपनी तबाही खुद पैदा कर रहे हैं। बात यह है जी कि मुस्लिम इकट्ठे कभी भी नहीं हुए। नहीं, शाह फैसल का दौर देख लें, इकट्ठे थे। शाह फैसल के बाद की जमाल बात नासिर करें ना, को ले लें, मैं तो बात कर रहा हूँ अनवर सादात, लिबिया के अपना गद्दाफी, एक बहुत जी, बड़ा वो एक दौर था, चेन थी बहुत बड़ी। ठीक है ना। ना आपने भुट्टो साहब ने ये इकट्ठा किया था सब कुछ, बिल्कुल। ना आपने भुट्टो रहने दिया, ना आपने कजाफी रहने दिया, ना शाह फैसल रहने दिया। बात यह है कि जिसने इस्लामी कंट्री को इकट्ठा करने की कोशिश की, वो सारे फारग कर दिए गए। अब जब वो सारे फारग हो गए तो उसके बाद हर कंट्री का, हर इस्लामी कंट्री का अपना मफाद है। UAE अपने मफाद में है, कतर अपने मफाद में है, सऊदी अरब अपने मफाद में है, सूडान अपने मफाद में, सूडान अपने मफाद में है। ठीक है। बात यह है कि जब तक अपने मफाद को नफी नहीं करेंगे और सारे एक मुसलमान हो के नहीं सोचेंगे, जैसे कि भुट्टो के दौर में इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई जी, और उस वक़्त ये तेल का जो एटम बम मिला पूरी दुनिया को, वो उस वक़्त उस कॉन्फ्रेंस से मिला कि आपके पास तो बहुत बड़ी ताकत है पेट्रोल। तो बात यह है कि ये हर बंदा अपने अपने मफाद में लगा हुआ है, मफाद से हटेगा तो अल्लाह भी साथ है। इसका मतलब है कि आलमी ताकतें आपको दबाव में रखती रहेंगी, मारती रहेंगी, तबाह करती रहेंगी और मुसलमान बिकते रहेंगे। क्या आप इत्तफाक करते हैं इससे? मुसलमान की हिस्ट्री बिकना है जी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख लो, किसने शहीद किया? जी बिल्कुल। मौला अली मुश्किल कुशा को किसने शहीद किया? अपनों ने जाए ना, हमारी तो हिस्ट्री यही है। बल्कि मुसलमान दुश्मनों की ताकत बने हैं, बजाय को खुद ताकत बनते, वो ताकत बने हैं, दुश्मनों की ताकत बने। जी मैं कह रहा हूँ। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम जिस दिन हम अपनी ताकत बन गए, आप देख लें कि जिस दौर में इस्लाम अपनी ताकत में था, पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा था, लेकिन जिस दिन से हम बिखरे हैं उस दिन से मुसलमानों की हालत देख लें क्या है। लेकिन अल्लाह भी कहता है कि तुम अपनी हिफाजत करोगे, मैं तुम्हारी करूंगा। वो ये नहीं कहता कि ऊंट को खुला छोड़ के को अल्लाह मियाँ तेरे वाला ही, ठीक है। वो कहता है पहले ऊंट को घुंटी से बांधो, फिर मेरे सबूत करो। तो जब हम अपनी हिफाजत करेंगे, देखिए ना, पाकिस्तान ने इंडिया जंग में हिफाजत की अपनी, अल्लाह ने रिजल्ट दिया, मदद दी, बिल्कुल अल्लाह ने मदद दी, मुतहद हुए आप। और वो मदद दी कि जो पूरी दुनिया की सोच में नहीं थी। ठीक कह रहे हैं। अल्लाह ने हमारी फौज को इतनी इज्जत दी कि कमाल हो गया। अब अफगानिस्तान में आप देखें ना, अफगानिस्तान में अमेरिका फेल होकर चला गया और आप उनकी चौकियों पे भी कब्जा करी जा रहे हैं, आप उनके बंकर भी उड़ाई जा रहे हैं, आपने 200 के करीब टैंक भी उड़ा दिए हैं। आप तो निस्बत नबूत करने चल पड़े हैं ना। बिल्कुल। इसकी वजह क्या है कि ये कौम मुत्तहद है, पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी है। और ये इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तानी सियासतदान आपस में जितना मर्जी लड़ते रहे। पाक फौज की कामयाबी भी यही है ना। जी मैं वही कह रहा हूँ ना जी। देखिए ना, हर फौज की कामयाबी तब होती है जब उसकी बैकबोन तगड़ी हो। हमारी पाक फौज की बैकबोन अवाम है, आवाम है। अवाम पाक फौज के पीछे खड़ी है और पाक फौज भी उसका रिजल्ट देती है। अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाती, उसको बल्कि और मजीद बेहतर करती है। हर जंग में देख लें, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर। हमारी फौज ने तो अल्लाह मियां जिंदगी दे हमारी फौज के सरबराह को, हाफिज साहब को, कि उन्होंने साबित कर दिया पूरी दुनिया में कि हमारी फौज नंबर 1 फौज है जी। जी।
अच्छा हमने साहब, मैं दूसरी इशू पे आता हूँ, वो है ट्रेड बॉडीज़ का। आप कई दहाइयों से ट्रेड बॉडी के साथ मुंसलिक हैं, लीडरशिप आपने की, इंतखाबात आपने जीते और हारे भी, लड़ाए भी, लड़वाए भी। एक सवाल जो मैं कई अरसों से सुनता आ रहा हूँ कि ताजर के मसाइल के लिए ट्रेड बॉडीज़ बनती हैं, ताजर के मसाइल के लिए, मसले मसाइल हल करने के लिए लीडरशिप मैदान में आती है। आज मेन पॉइंट ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये बताइए कि कोई ट्रेड बॉडी आज तक अपना मंशूर नहीं सामने ला सकी, इसकी क्या वजह? मंशूर के बगैर इलेक्शन लड़े जाते हैं, क्या आप इसको ट्रेड बॉडी का कह सकते हैं कि ये वाकई सही ट्रेड बॉडीज़ हैं? देखिए जी, बात यह है कि आपकी बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस दिन LBF बनी थी, लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट जी। ट्रेड बॉडी बनी थी, उस दिन हमने अपना इलेक्शन लड़ने से पहले अपना मंशूर दिया था। हमारा मंशूर आज भी मौजूद है। हमारी ट्रेड बॉडी मंशूर के बगैर एक इलेक्शन नहीं लड़ी। मैं दूर नहीं जाता, लास्ट जो 24 का इलेक्शन है उसमें तो आपका मंशूर नज़र नहीं आया। उसमें अलायंस का मंशूर कोई नहीं था, LBF का मंशूर मौजूद था। ठीक है। चैम्बर में जितनी इस्लाहात हुई, आप चैम्बर की हिस्ट्री उठा के देख लें, लाहौर चैम्बर की बात कर रहा हूं, उस वक्त हुई जब हमने मंशूर दिया। जब हम इलेक्शन में आए, हमने मंशूर दिया। मैं आपको वो मंशूर की कापियां दूंगा, ठीक है, जिसमें हमने ये लिखा था कि हम फीसें कम करेंगे, जिसमें हमने लिखा था कि हम ID कार्ड का ऑफिस वहां पे बनाएंगे, पासपोर्ट ऑफिस बनाएंगे, हर महकमे का वहां पे काउंटर लगेगा। ये हमारे मंशूर का हिस्सा था, जो ऑपोजिशन से डरते हुए जो चैम्बर में हुक्मरान थे उन्होंने वो पूरा किया। जितने भी अब तक आए हैं उन्होंने वो चीजें पूरी की। उसमें मंशूर आपका था। मंशूर हमारा था, और इसमें 90% मंशूर जो पूरा किया वो शेख इरफान ने अल-फतह वालों ने किया। वो जब प्रेसिडेंट आया उसने मेहनत की, उसने हमारे मंशूर को एक एक चीज को वहां पे पूरा किया। तो मैं ये समझता हूं, मेरा मकसद चैम्बर में इक्तदार लेना नहीं था। मेरा मकसद चैम्बर में ये तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करना था। मेरा मकसद उन लोगों को चैम्बर में लाना था जिन लोगों के लिए चैम्बर में लाल बत्ती जलती थी, जिन लोगों की बाहर सड़क पे तलाशी होती थी, जिनकी मोटरसाइकिल को अंदर नहीं आने दिया जाता था, जिनको पैदल अंदर नहीं आने दिया जाता था। मैं कोई मर्सिडीज में गया तो वो अंदर चला गया, कोई पैदल आया तो वो बाहर खड़ा है, सड़क पे खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह LBF अपने इस मकसद में कामयाब है। अपने मंशूर के मुताबिक हम आज भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारा मंशूर ना हो तो जैसे चैम्बर ने अब ये फीसें बढ़ाई थी EGM करके, और फीसों के साथ ये भी कर दिया कि जी हर साल 10% ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। यार को मकान तो किराए पे नहीं दिया हुआ ना आपने, कि जो कानून के मुताबिक हर साल 11% या 10% बढ़ता जाएगा। हम सब क्या आप इतफाक करते हैं कि अपोजिशन भी तो आपकी बड़ी कमज़ोर है, उसकी आवाज़ कभी कभी उठती है, तो जो बरसे इक़्तिदार ग्रुप है वो कहता है जी इनके पास तो कुछ भी नहीं है। आप कभी मैदान एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, एक आध मूवमेंट कर ले, उसके बाद मामला ख़त्म हो गए। बात यह है जी कि आपकी कमज़ोरियाँ भी तो हैं ना। जी, मैं इसमें कोई शक नहीं है, वाकई कमजोरियां हैं। देखिए बात यह है कि आज तक ताजर इकट्ठे क्यों नहीं हुए? असल सवाल ये है, इसका जवाब चाहिए। देखिए ना, आज तक ताजर इकट्ठे क्यों नहीं हुए? मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर इंटरव्यू में मैं एक बात लाजमी कहता हूं, खुदारा हुकूमती इदारों से मैं कहता हूं, अस्करी क़यादत से मैं गुजारिश करता हूं, खुदारा उन लोगों को राब्ते में लेके आए, उन लोगों से मुशावरत करें जो असल स्टेक होल्डर है।
हमारी हुकूमतें उन लोगों से मुशावरत करती हैं जो उनकी जी हजूरी करते हैं, आपने जो फोटो सेशन होते हैं। ये असल स्टेक होल्डर कौन है? ये जो मौजूद है ये स्टेक होल्डर नहीं है? जी नहीं, ये मफाद परस्त टोला है, ये जाती मफाद परस्त टोला है। ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये मैं आपको ये कहता हूं, इन तमाम मौजूदा लीडरों को बैठा ले यहां पे और मुझे भी बैठा ले, ठीक। मैं साबित करूंगा कि ये मफाद परस्त टोला है या नहीं है। ये किसी मिनिस्टर को, किसी ब्यूरोक्रेट को उतनी देर चैम्बर में नहीं बुलाते जब तक इनका कोई जाती मफाद नहीं होता। किसी बड़े लीडर का जाती मफाद होता है तो उस इदारे को, उस इदारे के सरबराह को चैम्बर में बुला लिया जाता है और एक स्क्रिप्ट लिख के सबको दे दिया जाता है और उस स्क्रिप्ट पे अमल होता है। थोड़ी सी बदतमीजी होती है, थोड़ी सी बात ऊंची होती है, उसके बाद उनको उठाया जाता है, कमरे में ले जाके अपने अपने काम कराए, वो भी खुश और वो भी खुश। स्टेक होल्डर वो है जो सबकी बात करे। अच्छा ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि लीडरशिप का फुकदान है पिछले 2-4 अशरों में? अगर हम देखें या पिछले 1 साल की लीडरशिप को देख लें, लीडरशिप मजबूत नहीं है जिसकी वजह से ताजे बिखरा हुए हैं और मसाइल नहीं हल हो रहे। शहजाद साहब, बात यह है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कायदे आजम के बाद कोई लीडर नहीं आया। ठीक कह रहे हैं, ये तो हकीकत है। देखें, किसी भी मैदान में नहीं है। मैं लीडर उसको मानता हूं जो अगली जनरेशन का सोचे। जो आजकल सियासतदान हमारे लीडर हैं वो अगली जनरेशन का नहीं, अगले इलेक्शन का सोचते हैं। बिल्कुल ठीक। जब आप इलेक्शन का छोड़ोगे, जनरेशन का सोचना शुरू करेंगे तो वो लीडर होगा। मुझे तो कोई नजर नहीं आता। मुझे तो पाकिस्तान में ना ट्रेड पॉलिटिशियन में, ना बड़ी सियासत में, ना छोटी सियासत में, ना किसी और में, हर बंदा अगले इलेक्शन की सोचता है। हर बंदे का एक अपना टारगेट है, वो टारगेट अचीव करते हैं, हर साइड पे हो जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि 2026 का इलेक्शन सर पे आ गया है, 5-6 माह रह गए हैं। आपकी पिछले इंतखाबात में आपने बड़े धांधली के इल्ज़ाम लगाए, कुछ साबित, वो कहते हैं जी कि साबित नहीं कर सके, और कुछ DGTO की तरफ से 1-2 फैसले भी आए जो आपके हक़ में आए, लेकिन वो इल्ज़ामात ही रहे और वो बरसे इक़्तिदार तबका 2 साल निकाल गया। आइंदा इलेक्शन को कहाँ पे देख रहे हैं जो 2026 में होने वाले हैं? देखिए जी, बात यह है, क्या कहानी फिर दोहराई जाएगी? मैं गुजारिश करता हूँ जी, कहानी दोहराई जाती है या नहीं ये तो अल्लाह जानता है। बात यह है कि जो DGTO का फैसला आया, यहाँ पे पाकिस्तान में एक बड़ा अजीब सा मामला चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी उन लोगों के पास है क्योंकि हुकूमत के मेन नुमाइंदे वो बने हुए हैं, जी हजूरी में आ गए हैं। क्योंकि मैंने बताया कि हमेशा मफाद पर जो टोला होता है वो हुकूमत के बहुत करीब होता है। हुकूमत को भी मफाद होता है, वो अपने मफाद पूरे करते हैं, वो अपने मफाद पूरे करते हैं। जो हमारे जैसे लोग होते हैं जिन्होंने बात कहने से टलना नहीं है, जिन्होंने पब्लिक की बात करने से टलना नहीं है, वो इसी तरह होते हैं। बात यह है कि DGTO का जो पहला फैसला आया, उसने तमाम धांधली साबित करके 1 लाख रुपया फाइन किया। अब वो जो 1 लाख रुपया फाइन है, यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, 5 मिनट की सजा हुई थी, घर चले गए थे। ये इतने भी शर्म है, 1 लाख रुपया फाइन होने के बावजूद एक बंदा घर तो छोड़े, चैम्बर से बाहर नहीं गया। ठीक है। अच्छा, ऊपर से हमारी अदालतों का निज़ाम ऐसा है, उसी का एक केस सेक्रेटरी कॉमर्स के पास मौजूद है, उसी का एक केस हाई कोर्ट में मौजूद है,
पिछले 1.5 साल से मौजूद है। तरीक़ें लगती हैं, तरीक़ें पड़ जाती हैं। हमारा निज़ाम ऐसा है कि इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। इंसाफ अगर मिलता है तो इतना लेट मिलता है कि जैसे भुट्टो साहब को दुनिया से गए क्या अरसे बीत के अब आके कहा जा रहा है कि भुट्टो को फांसी गलत दी गई। मैं आपके ये सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ कि अगले इलेक्शन को आप कहाँ देख रहे हैं, क्या कहानी फिर दोहराई जाएगी? देखें जी, अगले इलेक्शन में या बड़ी जी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे? जी मैं गुजारिश करता हूँ, पिछले इलेक्शन में हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई। ठीक, हमारी गलतियों का नतीजा था कि उन्हें मौका मिल गया, उन्होंने जो भी बेईमानियाँ करनी थी, जो वोट गलत डालने थे या जो भी करना था वो कर गए। मुझे इतनी निज़ाम की खराबी के बावजूद मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर की कि कोर्ट से एक फैसला ऐसा आएगा कि जो इस प्रोसेस को सीधा कर देगा, मुकम्मल करवाएगा, मुकम्मल कराएगा। जैसे अभी जो ईजीएम इन्होंने की थी उसका फैसला आ गया। चैम्बर की हिस्ट्री में कभी नहीं आया कि कोई भी डीजीटीओ कहे कि जी अगली ईजीएम आप डीजीटीओ की निगरानी में करेंगे। ये कभी चैम्बर की हिस्ट्री, ये पहला फैसला है, ये पहला फैसला 100 साल तारीख। और इंशाअल्लाह ताला दूसरा फैसला हाईकोर्ट से आएगा, इलेक्शन से पहले आएगा, इलेक्शन से पहले आएगा कि जी ये भी जितने जल्दी वोट है वो निकाले जाए, उनकी थॉरल एग्जामिन हो और डीजीटीओ की या किसी भी बड़े इदारे की निगरानी में इलेक्शन कराया जाए। अमजद साहब, आप इत्तेहादी सियासत को समझते हैं कि ये होनी चाहिए? बात यह है जी कि सफेद कॉलर को दाग तो लगा है इत्तेहादी सियासत से। देखिए जी, बात यह है कि मेरे जो इत्तेहादी हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है, आज तक मेरे साथ खड़े हैं। कल का मैं कुछ नहीं कह सकता। सियासत है, सियासत में दरवाजे खुले होते हैं सबके, कभी भी कोई भी फैसला कर सकता है। आने वाले वक्त में आपको बहुत सारी चेंजिंग नजर आएंगी, कुछ नए इत्तेहाद भी बनते नजर आएंगे, कुछ पुराने इत्तेहादों में कुछ और इत्तेहाद शामिल होते नजर आएंगे। मैं भी आपको पूरी बात नहीं बता सकता। हुकूमती इस वक्त जो तबका है ताजरों का, वो कहते हैं जी सब बढ़के हैं, कोई ग्रुप नहीं बनेगा, कोई किसी में नहीं जाएगा, कोई ना इत्तेहाद टूटेगा। आपके दावे हैं कि इत्तेहाद बनेगा? नहीं, मेरा दावा कोई नहीं नई जी। ट्रेड बॉडी भी क्यों बनेगी? मेरा दावा कोई नहीं जी। बात यह है, मैं तो हालात, वाक़यात और मौसम को देखते हुए अपना बयान देता हूँ, दावा कोई नहीं करता। मैं दावा करने के काबिल नहीं हूँ, दावा तो अल्लाह की ज़ात का है। बात यह है कि 12 साल मैंने अकेले अपोजिशन की है, ये सारे एक तरफ थे, ठीक, आपके सामने है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं इनसे डरा हूँ। इन्होंने लाहौर के टॉप 10 भी बीच में डाले, ठीक, इन्होंने हुकूमत भी बीच में डाली, इन्होंने सब कुछ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी अमजद को ना ये डरा सके, ना गिरा सके, ना खरीद सके, ना ये बकाऊ माल है, ना बिकेगा। अमजद साहब, आखिरी सवाल है जी कि अपना 3-4 दिन पहले फाउंडर के चेयरमैन मेरे पास आए थे, उनका आपने इंटरव्यू किया, आपने देखा भी होगा। उसमें उन्होंने कहा था जी कि हमारा इत्तेहाद जो है वो जारी रहेगा, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक अच्छी बात कही जी कि हम अपने इत्तेहादियों को मज़ीद मजबूत करेंगे। कहाँ पे कमज़ोरियाँ आपके इत्तेहाद के अंदर, जो वो कह रहे हैं कि हम भी मजबूत करेंगे तो हम मजबूत होंगे? देखिए जी, बात यह है, सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी है, हम कर रहे हैं, कि जो हमसे लोग वापस गए हैं, जो हमसे दूसरी जगह पे चले गए हैं, फाउंडर से गए हैं, एलबीएफ से गए हैं, पेआप से गए हैं, उनको वापस लेके आए। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला उनमें बहुत सारी तादाद इन तीनों ग्रुपों में वापस आएगी, ठीक, इंशाअल्लाह ताला। ठीक। ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। इस वक्त दुनिया को, ताजरों को ये पता चल गया है, ये डीजीटीओ का जो फैसला अब आया है, जो ईजीएम के खिलाफ आया है,
ताजरों को पता चल गया है कि उनका हकीकी हमदर्द कौन है। ठीक है। देखें, ताजरों का हमदर्द वही हो सकता है जो उनके हकूक की जंग लड़े। वो घर बैठे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो घर बैठे हैं, दूसरा टोला, हुकूमती टोला, उनके हकूक को खत्म कर रहा है, उनके हकूक को खाई जा रहा है। देखना जुल्म की इंतहा कि 20 करोड़ में रिजर्व पड़े चैम्बर के पास और फीसें बढ़ाने चल पड़े हैं। आमदन चैम्बर के पास मौजूद है, मेंबरशिप 20,000 से 40,000 पे चली गई है, तो आप फीसें बढ़ाने चले। अच्छा, अपोजिशन तो बहुत चीख रही है, शोर कर रही है, छोटा ताजर की तरफ कोई भी आवाज़ नहीं आ रही कि यार हम इनको वोटिंग देंगे, क्यों फीसें बढ़ा रहे हैं आप? उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं। बात यह है जी कि आप तो उनके हकूक की जंग लड़ रहे हैं ना। जी मैं बता रहा हूँ, इस वक्त जो हालात हैं, हर बंदे को अपनी रोटी रोजी की पड़ी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, खासकर उन लोगों के पास। देखिए, ताजरों में, वोटर में ज्यादा तादाद वो है जो सारा दिन कमाती है, रात को जाके खाती है। तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, वो बेचारे उसी में लगे हैं, फंस चुके हैं। वो हैं। ताजरों में फंसे हुए हैं, मसाइल में फंसे हुए हैं, महंगाई में फंसे हुए हैं, और घर भी फंसे सुनने हुए वाला हैं। भी कोई वो सारी जगह फंस चुका बेचारा। उनकी बात करने वाला भी कोई नहीं है। मैं बड़ी बात नहीं करता, आज आपके प्लेटफॉर्म से ये वादा करता हूं, जैसे मैं पहले दिन से ताजरों के हकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मेरी जिंदगी में कभी आप ये नहीं देखेंगे कि मैं आपका कहीं पर सौदा कर दूं। मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, मुझे अपने इक़्तिदार से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक हुकूमती लीडर ने ये कहा कि चोई साहब आप हमारे में जम हो जाए। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। उसने कहा आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो मैंने कहा आपको किसने कहा मैं इलेक्शन जीतने के लिए आता हूं? मैं तो आता हूं ताजरों को चैम्बर में लेके आने के लिए, उनके हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए। इलेक्शन इशू नहीं मेरा, और उसमें मैं अब कामयाब हूं। लेकिन ना कभी मेरे इलेक्शन से पहले, मेरे इलेक्शन में आने से पहले मुझे दिखा दे, एक बंदा दिखा दे कि शालमी से, किसी कमजोर मार्केट से, इचरे से, फिरोजपुर रोड से चैम्बर का भी ईसी मेंबर बनाओ। आप हिस्ट्री निकाल लें, अगर आप साबित करते मैं सियासत छोड़ दूंगा। जब मैं आया तब ये अगर किसी मार्केट से लेते भी थे ना, तो उसको लेते थे जो इनका राइट हैंड होता था। अब आप देखें कि मार्केट से वो लोग आ रहे हैं जिनको चैम्बर के बारे कुछ पता नहीं है। ठीक है। वो क्यों आ रहे हैं? कि इनको पता है कि सामने अपोजिशन तगड़ी खड़ी है। मैं बेशक इलेक्शन नहीं जीत सका अभी तक, लेकिन हालात ऐसे हैं कि एक दिन आएगा जिस दिन ताजरों को ये बात समझ आएगी कि उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैंने स्मॉल चैम्बर बनाया, उसमें और इस चैम्बर में सिर्फ एक चीज का फर्क है कि मिनिमम 2 मिलियन, मैक्सिमम 20 मिलियन जो होगा वो मेंबर बनेगा, बाकी सेम है। ठीक। लेकिन आपकी वसासत ताजरों को ये बताता चलो कि हमारी हुकूमती इदारों से, हुकूमत में, हर जगह पे हमारी बात हो गई है, फेडरेशन में हो गई है, इसकी लिमिट अनाउंस की जा रही है। जो 2 मिलियन है वो 0 पे आ रहा है। अच्छा। जो 20 मिलियन है वो 400 मिलियन पे जा रहा है। वाह। तो जिस दिन ये चला गया, ये हो जाएगा, हो गया समझे। अमजद साहब आपके आमद का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।